अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल आया था और आपसे कहा था कि इसको ट्राई ज़रूर करिए सारे, तो फिर क्या समझूं, कोशिश की। फिगर्स बताइएगा दोबारा, अकाउंट में क्या था? फर्स्ट जुलाई 21, 2 मिलियन। और क्या था? 30 सितंबर एडिशन थी कितनी? 480,000। और एक और एडिशन थी फर्स्ट 360,000। 31 दिसंबर डिस्पोजल 540,000 और 30 जून 22 को CD 2300,000। ये था जी सवाल, और डेप्रिसिएशन रेट था 20%। मंथली बेसिस का मतलब है कि जितने महीने इस्तेमाल हुआ होगा फिर वैसे चलना पड़ेगा। ये जो 2 मिलियन है इसी में से है ना, ये जो बिका है, इनमें से तो नहीं है कि हो सकता है कि ये जनवरी में कहीं ख़रीदा होता और 7-8 महीने बाद नहीं पसंद आया बेच दिया होता, हो सकता है, लेकिन अमाउंट से पता चल रहा है कि इसमें से नहीं है, तो ये इसमें से है। अच्छा, अभी जो 2 मिलियन है इनमें से 540, ये 2 मिलियन क्या है? जो साल के शुरू में जिन्होंने सफ़र शुरू किया था, इनमें से 540 तो गए 31 दिसंबर को, बाकी ये पूरा साल रहे या नहीं? हाँ, पूरा साल रहे, क्योंकि 2 मिलियन साल के शुरू में थे, इनमें से कुछ बिक गए, तो जो नहीं बिके वो पूरा साल रहे। तो ये कितने अरसा ज़िंदगी गुजार के गए इस साल में? ये 6 महीने, ये पूरा साल। अच्छा, इसी तरह से जो नए आए, इसने कितनी ज़िंदगी इस साल में गुजारी? 9 महीने, और इन्होंने 3 महीने। ये डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट होगी कि जो भी इस साल के दौरान ट्रांजैक्शन हुई, एडिशन, डिस्पोजल, उन पे अकॉर्डिंगली जितने महीने वो इस्तेमाल हुए, और ओपनिंग में से डिस्पोजल निकाल के जो बाकी बच गए वो पूरा साल रहे। देखें, फुल ईयर में ना हमने डेप्रिसिएशन लगानी ही उन पे थी जो साल के एंड पे मौजूद हैं, तो उसमें फिर इस पे रेट लगा दिया था। मंथली बेसिस में ऐसा नहीं करना, मंथली बेसिस में महीनों का ख्याल रखना है। तो एडिशंस और डिस्पोजल वो हैं जिनके कुछ कुछ महीने हैं इस साल में। इन 3 के हिसाब से देखिए, ये डिस्पोजल वाला, ये दोनों एडिशंस, ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ इस साल में? 6 महीने, तो डेप्शन 6 महीने की आनी चाहिए। ये 9 महीने इस्तेमाल हुआ, ये 3 महीने इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये तो वो हैं जो इस साल में कुछ महीने हैं, जबकि 2 मिलियन में से बाकी वो हैं जो शुरू से लेके एंड तक पूरा साल मौजूद रहे, तो इन पे भी तो आनी है ना। तो इसलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग में से बाकी पे पूरा साल, और डिस्पोजल एडिशन वाले पे जितने जितने महीने वो इस साल में यूज हुआ। एडिशन डिस्पोजल
जितने जितने महीने इस साल में यूज हुआ, और ओपनिंग में से रिमेनिंग मतलब जो बिक गए उनको छोड़ के वो पूरा साल। तो रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल और एडिशन डिस्पोजल पे जितने जितने महीने हुए। इस सवाल का वैसे सोल्यूशन कर लें तो दिस इंटू 20% इंटू 6/12, दिस इंटू 20% इंटू कुछ भी नहीं, दिस इंटू 20% इंटू 9/12 और दिस इंटू 20% इंटू 3/12। ये होगा इस सवाल का सोल्यूशन। और इस सवाल के सोल्यूशन से जो चीज़ सिखाई, तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको फुल ईयर में कहा था कि रूल लिख लें, क्या लिखा था कि एसेट के क्लोजिंग पे पूरे साल की डेप्शन लगा लेते हैं, तो इसके लिए भी रूल बना लेते हैं। क्या रूल बना लें जी? रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, और रिमेनिंग ओपनिंग भी समझा देता हूं कि रिमेनिंग ओपनिंग से मेरी क्या मुराद है। रिमेनिंग ओपनिंग से मेरी मुराद है माइनस जो बिका, ये मुराद है मेरी रिमेनिंग ओपनिंग से। जो साल के शुरू में था 2 मिलियन, उसमें से जो बिका उसकी कॉस्ट निकाल दें। कॉस्ट क्यों निकाल दें? क्योंकि ये कॉस्ट है ना। इसमें से बिकने वाले, मैंने ये लाल में ये लिखा है कि जो साल के शुरू में एसेट्स मौजूद की कॉस्ट थी, कॉस्ट, उसमें से वो कॉस्ट अलग कर दें जो बिक गए, तो बाकी उनकी कॉस्ट रह जाएगी जो पूरा साल मौजूद रहे। इसको मैं रिमेनिंग ओपनिंग कह देता हूं। इसके ऊपर पूरा साल और एडिशन और डिस्पोजल पे जितने महीने इस्तेमाल हुए। ये रूल बना लेते हैं। ये समझ आ रही है इस तरह से बात कि फॉर द ईयर डेप्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरे साल की कैलकुलेट करेंगे और एडिशन और डिस्पोजल पे जितने जितने महीने इस्तेमाल हुए। जी नहीं, इस सवाल में नहीं है। नहीं, एक इक्विपमेंट खरीदा इतने का, तो 5-40 वाला इसमें से कैसे हो सकता है? हाँ, तो अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं बता देता। अभी बज़ाहिर ही नजर आ रहा है कि ये इनमें से नहीं है ना। अगर ऐसे हुआ कि इनमें से 2 लाख वाले इनमें से हैं, 1 लाख वाले इनमें से हैं, बाकी 2.25 लाख वाले इनमें से हैं, तो ऐसी कोई बात होगी तो हाँ, वो डिटेल कैलकुलेशन में आ जाएगा। जैसे वैसे तो आपने बहुत जल्दी पूछ लिया है सवाल, लेकिन अगर ऐसा होता भी कि ये इसमें से होता, नहीं ज़्यादा जल्दी है, पहले थोड़ा सवालों की प्रैक्टिस कर लें फिर। यानी इनको पूरा काउंट कर लें और ये जितने महीने लग चुके हैं या नहीं लगे, लग चुके हैं वो माइनस कर लो, या नहीं लगे वो माइनस कर लो। कंफ्यूजिंग है ना। तो अगर आपको ये बेहतर समझ आती है बात तो ठीक है, जितने नहीं लगे वो माइनस कर लें, जितने नहीं लगे। या फिर जैसे बता रहा हूँ कि ओपनिंग में से इनको अलग करके बाकी पे पूरा साल लगा लें और एडिशन डिस्पोजल पे अकॉर्डिंगली। जो बात आप कर रहे हैं वो ये है कि इसमें मैं पूरा साल काउंट कर लेता, तो इस पे भी तो पूरा साल हो गया। अगर मैं 2 मिलियन पे पूरा साल काउंट कर लूँ तो इस पे भी पूरा साल हो गया ना। नहीं होना चाहिए था। कितना ज़्यादा हो गया? कौन से 6 महीने? जो ये नहीं लगने चाहिए थे वो माइनस कर दें, ये भी ठीक है। ऐसे करना है, मैंने एक तरीका बता दिया, ऐसे कर लें। बाकी जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, वैसे कर लें, लेकिन फिर वो डिस्पोजल पे वो महीने माइनस करने हैं जो वो इस्तेमाल नहीं हुआ। डन? चलें, नोट करके तो फिर सवाल लिखें।
हाँ हाँ, रिमेनिंग ओपनिंग वही है जो पूरे साल मौजूद रहे। इसमें से जो बिक गए वो निकाल के जो ओपनिंग में से बाकी रह गए उसको मैं रिमेनिंग ओपनिंग कह रहा हूँ। अगर आप इसकी अंग्रेजी कुछ और लिखनी है कुछ और लिख लें, ये तो मैं आपकी पहचान के लिए बता रहा हूँ कि आप ये कैलकुलेशन कैसे करें। अगर सवाल में सॉल्व करते हैं आप इसको रिमेनिंग ओपनिंग भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस अंग्रेजी के तो नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप इसको कहना चाह रहे हैं एसेट्स यूज्ड फॉर होल ईयर, वो कह दें, कह तो इसी को ही रहे हैं ना आप, कैलकुलेशन तो 1460 ही कर रहे होंगे ना। ठीक है, सवाल लिखें। balances as on first January 21, balances as on 1 January 21। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, पी एंड एम लिख लिया करें, काफ़ी है। प्लांट एंड मशीनरी ये है जी 2400,000, 24 लाख, 2.4 मिलियन, 2400,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 126,000, 126,000। चलें, ये हो गए बैलेंसेस 1 जनवरी 21 के। अब उसके बाद लिखिए ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर, ऑन 1 September a machine costing 21 1 September 21, on 1 September 21 a machine costing 360,000, 3,60,000 was sold बस was sold, it had been purchased on 1 November 2017, 1 November 2017। ठीक है, आगे अगला पॉइंट, ऑन 1 जुलाई 2021, ऑन 1 जुलाई 2021 a new machine was purchased for 240,000, 2,40,000 and further 30,000 were incurred on its installation, चलो जी, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल सब हो गया।
depreciation is charged at 20% using straight line method. रिक्वायर्ड है आपसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। चल करें।
जी FAR 2 की कॉपीज कहाँ था आपको आके? हैं अब क्या लगे आना, तो FAR 2 खत्म हो गया। जल्दी जल्दी भाई, अब तो लोग कम है, रश कम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट जनवरी 21 BD 24 लाख। फिर ख़रीदा है फर्स्ट हैं सितंबर, फर्स्ट जुलाई को 270,000 क्योंकि 240 का ख़रीद के इस पे 30 पिन इंस्टॉलेशन के ऊपर भी खर्च किया था। अच्छा, अगर मैंने इसमें कहीं बताया होता ना कि ये इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हुई, तो फिर हम उस डेट के ऊपर लाते। नहीं कहा तो सेम दिन हो गया होगा, इसलिए 1 जुलाई लिखा है। अगर मैंने कहा होता कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है जाके 31 अगस्त को, तो फिर मैं यहाँ 31 अगस्त में इसमें एडिशन लाता। ठीक है, उससे पहले देखिए प्लांट ख़रीदा कब? 1 जुलाई को। मैंने कहा कि अगर मैं इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में ये कहता कि वो 31 अगस्त को पूरा हो रहा है, तो हम यहाँ 31 अगस्त की डेट लिखते। एडिशन के लिए क्या करते, ये आपको IS 23 पढ़ाते हुए एक नाम यूज़ कराऊंगा, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक अकाउंट होता है, वो कहलाता है, IS 23 में सिखाऊंगा, वो यूज़ करते। फिर जब इंस्टॉलेशन पूरी हो जाती, फिर वहाँ से यहाँ लाते। तो अभी आप चूंकि बना ही प्लांट मशीनरी रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी नहीं कराया, तो आप यहाँ पर 31 अगस्त लिखते। और डेप्रिसिएशन कब से गिनते? 31 अगस्त से, क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज़ होगा तो डेप्रिशिएट होगा। तो मैंने इसमें आपको नहीं कहा इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हुई, तो हो गई 1 जुलाई को ही। 270 पे एतराज़। फिर इसके अलावा 1 सितंबर को डिस्पोजल हो गया 360। 31 दिसंबर 21 10,000। ये हो गया प्लांट मशीनरी। ये तो सही ही बना लिया होगा हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 21 BD 1260। 1 सितंबर को जो डिस्पोज ऑफ किया है, हाँ जी, ब्रैकेट में कर सकते हैं बेशक, लेकिन अभी नहीं कर सकते। अच्छा, कितने महीने? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, रिड्यूसिंग नहीं है, वो ब्रैकेट नहीं लगाने, स्ट्रेट लाइन है। 2017 नवंबर में ख़रीदा था, जिनसे अकाउंटिंग ईयर गिनना आसान होता है, अकाउंटिंग ईयर में गिन लें, नहीं तो मैंने कहा था कैलेंडर ईयर गिन लें बेशक। फर्स्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, कैलेंडर ईयर गिनने भी। 1 नवंबर 17 को ख़रीदा था, 17 में 2 महीने, 18 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा, और 21 में 8 महीने।
46। और इसमें चूंकि अकाउंटिंग ईयर भी जनवरी से दिसंबर ही था तो फिर ठीक है। 17 में 2 महीने, 18, 19, 20 पूरा पूरा और 21 के 8 महीने, तो 46 महीने ये मौजूद रहा। 277 276 000। हाँ जी 276,000 जब डिस्पोज ऑफ होता है ना उस वक्त तक की एक्यूमुलेटेड लिख रहे हैं 276,000। और 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन कर लेते हैं कैलकुलेट। साल के शुरू में जो 24 लाख था उसमें से 360 वाले बेच दिए तो बाकी रहे पूरा साल 408,000। एडिशन इस साल में इस्तेमाल हुए 6 महीने, तो 270,000 पे 20% 6 महीने 27,000। और डिस्पोजल जो इस साल इस्तेमाल होके गया इस साल में वो 8 महीने इस्तेमाल होके गया। 48,000 483,000। पहले निकाल के कहाँ से माइनस किया? अच्छा चलें देखते हैं। 483 31 दिसंबर 21 CD 146,700,000। ये सही भी हुआ था किसी से कि नहीं? ठीक, चलें जिनका गलत था बताइए क्या पूछना है। सबका सही है? नहीं यार है? जिनका नहीं हुआ बेटे पूछे ना ताकि गलती पता चले। ओके अच्छा जी, अभी ना एक चीज़ आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए टैली करा के दे रहा हूँ, समझ आता तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं। जो एसेट बिका 31 दिसंबर 20 तक, 31 दिसंबर 20 कितना डेप्रिशिएट हो चुका होगा वो? कितना? 38। 360 20%, ये ऐसी एक बात नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 38/12 करें 228,000। जो एसेट बिका इसमें उसकी कितनी फिगर शामिल है? 228। क्यों? क्योंकि ये सारे एसेट्स की 1 जनवरी तक की डेप्रिसिएशन है। इस 24 लाख सारे के सारे एसेट्स की 1 जनवरी 21 तक की एक्यूमुलेटेड ये है ना, तो इसके अंदर ही है ना वो 360 वाला, तो उसकी कितनी डेप्रिसिएशन इसके अंदर शामिल है? ये बात आ रही समझ के नहीं? क्योंकि ये ओपनिंग है तो इस बिकने वाले एसेट की भी साल के शुरू तक यानी पिछले साल एंड तक इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई थी, तो इसमें कितनी शामिल है? इसमें 228 शामिल है। अच्छा फिर हमने इस साल में इसको 8 महीने और डेप्रिशिएट किया, कितना?
48। तो इस 483 में इस बिकने वाले का क्या शामिल है? 48। इसमें क्या शामिल है? 48। कितना बना? 276। ये वो निकाल दिया। यहां उस बिकने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड ये और ये इतनी आ गई क्रेडिट साइड पे 228 और 48। 228 क्या है? उस बिकने वाले की जो साल के शुरू तक थी। 48 क्या है? बिकने तक इस साल जो मजीद आई, तो टोटल मिला के उसकी 276 हो गई। वो निकाल दिया उसको घर से बाहर, डेबिट करके निकाल दिया। ये मैंने ऐसी बस एक चीज टैली कराई है, वरना सवाल अगर फ्लो में चलें तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हाँ जी, डन है क्या? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है शो करने की वर्किंग, क्योंकि आप ये फिगर्स कैसे, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिर्फ कैलकुलेटर पे, सारी कैलकुलेटर के ऊपर गलती नहीं हो जाएगी? किस में से क्या माइनस करना है, किस पे कितने महीने लगाने हैं। लेकिन पेपर मार्कर को तो नहीं पता ना कि आपने कैसे किया है, क्या पता साथ वाले का देखा हो, तो इसलिए कैलकुलेशन करनी है, ये वर्किंग शो करनी होती है। जो है ना सिंपल वर्किंग, वो आप ब्रैकेट के अंदर शो कर दें। जो ज़्यादा मेहनत वाली है वो वर्किंग का रेफरेंस दे दें, लेकिन ये वर्किंग करनी है शो। वर्किंग का रेफरेंस देना भूल जाए कोई बात नहीं, आपने वर्किंग में अंग्रेजी जो लिखी होगी ना कि क्या कैलकुलेट किया है, तो वो खुद ही ढूंढ लेगा। वैसे तो कोशिश करें कि रेफरेंस दें, लेकिन फिर भी कभी अगर मिस हो भी जाता है तो उस पेपर के अंदर ही ना, तो वो ढूंढ लेगा खुद ही, के मेरा बुरा नहीं बनाएगा इसका। और इसमें सवाल? पक्की बात है ना? चलें एक और कराता हूँ, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे चलते हैं। और लिखें, balances as at 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21। इक्विपमेंट में है 15 लाख, 1.5 मिलियन, 15000000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, $560,000, 5,60,000, 560,000। चलिए ये हो गए बैलेंसेस एज एट 1 अप्रैल 21। जी ओपनिंग बैलेंसेस मैंने बताए हैं, फिर सुन लें। इक्विपमेंट का बताया है 15 लाख, 15000000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताया है 560,000। ऑन 1 जुलाई 21, ऑन 1 जुलाई 21 an old machine costing $240,000, costing $240,000,
was exchanged with a new machine. Was exchanged with a new machine. हाँ जी, क्या हुआ? मैंने इक्विपमेंट बोले थे. इक्विपमेंट एन ओल्ड मशीन की जगह एन ओल्ड इक्विपमेंट. एन ओल्ड इक्विपमेंट वॉज एक्सचेंज विद अ न्यू इक्विपमेंट. मशीन की जगह इक्विपमेंट है, विद अ न्यू मशीन की जगह न्यू इक्विपमेंट, और ओल्ड मशीन की जगह ओल्ड इक्विपमेंट. इट हैड बीन परचेज्ड. इट हैड बीन परचेज्ड on 1st January. It had been purchased on 1st January 2018. 1st January 2018. Profit earned in this transaction. Profit earned in this transaction was 25,000 रुपये, 25,000. And net cash payment was 140,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपये. 140,000. चलें जी, अगली ट्रांजेक्शन. ऑन 1st December 21 जाग रहे हो? अच्छा. ऑन 1st December 21 a new equipment was purchased for 250,000. And a further 10,000 were incurred. 10,000 रुपये were incurred on its installation. On its installation. $2.5 लाख का ख़रीदा था और उस पर मज़ीद 10,000 रुपये खर्च किए थे उसकी इंस्टॉलेशन पे. इंस्टॉलेशन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 21, यानी महीना लग गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में. जी, कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21. 1 दिसंबर को ख़रीदा था ना, तो 1 महीना लग गया इंस्टॉलेशन होने में. यूज़फुल लाइफ है सबकी 8 साल, 8 ईयर्स. सबकी यूज़फुल लाइफ 8 ईयर्स है. और रिक्वायर्ड है आपसे इक्विपमेंट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग. क्या होगा? 31 मार्च 2022. इक्विपमेंट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022.
यानी अकाउंटिंग ईयर हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलें करिए जी, मैंने अब इसमें एक्सचेंज भी डाल दिया, करें जी।
रेट क्या करना है, मैंने लाइफ बताई है 8 साल, मैंने यूज़फुल लाइफ 8 साल बताई है। हाँ जी, डन। चलिए, ये तो सबने लिख लिया होगा ना, इतना तो सही है। 1 जनवरी नहीं, 1 अप्रैल 21 BD 15 लाख। 1 जुलाई एडिशन, जुलाई एक्सचेंज जुलाई में नहीं है, जुलाई में, लेकिन इसकी अमाउंट नहीं पता, निकाल लेंगे चलो। फिर दूसरी एडिशन है 1 नहीं 31 दिसंबर 21 260,000।
क्योंकि 10,000 रुपये पर इंस्टॉलेशन पे भी है। इसकी अमाउंट निकालते हैं, भी नहीं बताई ना सवाल में, निकाल लेते हैं। ये 260,000 पे एतराज़, और 1 जुलाई 21 को ही बेचा था, क्योंकि एक्सचेंज है तो एक बेचा है एक ख़रीदा है। ये कितनी कॉस्ट वाला था? 240 वाला। 31 मार्च 22, CD बैलेंस नहीं पता क्या जी। यहाँ क्यों प्रॉफिट का, यहाँ क्या काम है? प्रॉफिट किधर आएगा यहाँ? इक्विपमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लिखूं मैं? वो तो डिस्पोजल अकाउंट में प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, यहाँ पर तो मैंने नए की कॉस्ट लिखनी है बस। प्रॉफिट का यहाँ क्या काम है भाई? तो प्रॉफिट का यहाँ क्या काम है भाई? अच्छा, जिन्होंने लिखा है क्यों पता नहीं। हाँ भाई, क्यों लिखा प्रॉफिट? अच्छा, वो जो कंपाउंड एंट्री बनाई थी उसकी वजह से कह रहे हैं आप? अच्छा जी, इन 3 फिगर्स में एतराज नहीं। एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग 1 अप्रैल 21 BD 560, फिर जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है 1 जुलाई 21। कितनी ज़िंदगी के साल गुजार के जा रहा है? 42 months। मैंने कहा था अगर आप 1.25, 1.5, 2.25 इस तरह से आसानी से गिन लेते हैं तो ऐसे कर लें, वरना महीने चल लें। तो ये पूरे 3.5 साल गुजार के जा रहा है। 1 जनवरी को ख़रीदा था 2018 को, और 1 जुलाई 21 को जा रहा है, तो 18, 19, 20 और आधा 21। अकाउंटिंग ईयर से गिनना है तो बेशक महीने कर लें, कोई मसला नहीं, महीने कर लें। लेकिन चूंकि ये साल में भी कैलकुलेट हो पा रहा है 3.5, तो अब इसको आप 3.5 कर लें, बेशक महीने गिनने महीने कर लें, नो इशू। तो 240 कॉस्ट वाला एसेट 8 में से 3.5 साल गुजार के गया। 3.5 नहीं किया, महीने करने महीने कर लें। कितने महीने बनते हैं? 42 मंथ्स बनते हैं। कितना बना? 105। इकतीस मार्च 22 डेप्रीसिएशन वर्किंग 2 कॉस्ट निकलेगी तो डेप्शन निकलेगी। 31 मार्च 22 CD 105। ओके, ये किसी को मसला ही नहीं होता। वन 105 सबका सही है? नहीं, अच्छा, अब ये जो नए की कॉस्ट है ये प्लस माइनस से निकाल लें, चाहे डबल एंट्री करके निकाल लें। डबल एंट्री भी ठीक है, प्लस माइनस जिन्होंने डबल एंट्री से किया है वो भी ठीक है, दोनों कर देता हूँ। और वैसे प्लस माइनस कर लें। जो पुराना है उस पुराने पे प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट कैसे निकला होगा? उसकी जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में वैल्यू लगी होगी, यानी ट्रेडर अलाउंस कह लें, तो वो नेट बुक वैल्यू से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट बना होगा ना। तो पुराने पे हमने अगर प्रॉफिट कमाया है तो वो इसलिए प्रॉफिट कमाया कि उसका ट्रेड एंड अलाउंस उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा था। अच्छा, बुक वैल्यू कितनी थी इसकी? इतनी थी, इतनी थी, और 25,000 प्रॉफिट कमाया है, तो यकीनन ट्रेड एंड अलाउंस 160 था। एक्सचेंज में जो 2-3 फार्मूले बताए थे वहीं से मैं यूज़ कर रहा हूँ। पुराने को अगर प्रॉफिट पे बेचा है
तो उसका जो ट्रेड इन अलाउंस एग्री हुआ है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो 25,000 ज़्यादा है, यानी उसका ट्रेड इन अलाउंस 160 लगा है। तो फिर नए की कॉस्ट क्या हुई? पुराने का ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड, तो 3 लाख है नई मशीन की कॉस्ट। तीन लाख तक कोई पहुंचा? चले ठीक है, शाबाश। बताएं कैसे किया था? एंट्री से कर लेते हैं, एंट्री से कर लेते हैं जी। पुराना इक्विपमेंट क्रेडिट अपनी कॉस्ट से 240, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 105, इस ट्रांजैक्शन पे हुआ है प्रॉफिट 25। तो नया इक्विपमेंट यकीनन हमें पड़ा होगा, कैश दिया है 140। ये मैंने आपको एक्सचेंज की एंट्री बताई थी। नया से डेबिट, पुराना क्रेडिट, पुराने की एक्यूमुलेटेड डेबिट, कैश क्रेडिट और प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस है तो यहाँ। अब इसको बैलेंस करें तो ये आ जाएगा 3 लाख। तो ये वर्किंग वन चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, 3 लाख आ गई एडिशन, 3 लाख। एडिशन 3 लाख, ओके। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकाल लेते हैं। ये बन गया 1820,000। चलें रिड्यूसिंग कल सही, रिड्यूसिंग मुश्किल है इसलिए चलो कल से ही रिड्यूसिंग। अच्छा, अब ना जब आप ईद के बाद आएँ तो ये सिर्फ जुमेरात जुम्मा हफ्ता है जिसके लेक्चर यूट्यूब पे हैं, वो अगली पीर के नहीं हैं। तो मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल शुरू कराना है, और अगर आप मंडे को नहीं आए तो क्या रिवैल्यूएशन मॉडल आपका है? मंडे, ईद के बाद वाले मंडे की बात कर रहा हूँ। छुट्टी सैटरडे, अभी सैटरडे को क्लास है, फिर अगला पूरा वीक ऑफ है, फिर अगले मंडे से क्लास है। तो मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट कराना है। तो अगर आपने उस मंडे को नहीं तो फिर छुट्टी करें, फिर जाएं, छोड़ें, मर जाएं जाकर, फिर छोड़ दें। इधर है, कौन है, क्या है? जी बिल्कुल, आखिरकार IAS 16 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी मेहनत हुई है और ये अगले चैप्टर्स में भी काम आएगी। अभी चूँकि आप बिल्कुल देखो ना, ज़ीरो से चलाया आपको, तो इसलिए इस पर टाइम ज़्यादा लगा है। अब आप देखें, देखते देखते बड़े हो गए। अभी कल बच्चे थे आप, पैम्पर पहन के घूमते थे अभी हैं। वो मेनली रिवैल्यूएशन के हैं, मेनली क्योंकि FAR 1 में ये रिवैल्यूएशन ही टेस्ट होती थी, और या डिस्क्लोजर्स के हैं, वो हम लोग बाकी IAS के बाद ही कर सकेंगे। जितना ये करा रहा हूँ ये तो खुद ही के सवालों की प्रैक्टिस है बस। हैं ये टी अकाउंट बनाने नहीं, लेकिन ये जो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये सारी मेहनत हो उसी के लिए रही है। यानी मैं आपको कल रिड्यूसिंग बैलेंस करा के ना, और चलो एक आधा सवाल आर्ज मेथड का भी करा दूंगा अगर कल रिड्यूसिंग हजम हो गया तो। फिर सैटरडे को एक टेबुलर चीज़ सिखाऊंगा, उसमें मेहनत यही वाली होगी, लेकिन होगा वो एक डिफरेंट फॉर्मेट, वो है जो एग्जाम में करना होता है। ठीक है भाई, एडिशन डन। ये मिटानी है वर्किंग मैंने। रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल।
अच्छा जी, रिमेनिंग ओपनिंग है 15 लाख में से 240 निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8, 175 नहीं 100। एडिशन, एक एडिशन है ये वाला, कितने महीने? 9 महीने। एक एडिशन है ये 3 महीने। तो एक एडिशन है 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9/12, 28,125। और एक एडिशन है 260 बाय 8 इंटू 3/12, 8125। और डिस्पोजल 3 महीने इस्तेमाल होके गया, 240 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3/12, 7500, 2012। हाँ जी, अच्छा जी, 201250। और ये क्या बना? 656250। हाँ, अच्छा, इस तरह के टिप्स ना साथ साथ सेशन में चलती रहेंगी। अब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आपसे ये 3 लाख ही नहीं हो रहा, आपसे नहीं हुआ कैलकुलेट। अच्छा, अब आपने ना 3 लाख कैलकुलेट नहीं हुआ तो आप कहें कि मैं सवाल को आगे क्या चलाऊं, आपने वहीं छोड़ दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना। इसके नहीं है नंबर, सारे के सारे इसके नंबर नहीं है, सारे के सारे नंबर इसके नहीं है, हर कैलकुलेशन के अलग नंबर हैं। अगर एग्जाम में आपसे ये पॉइंट नहीं हो रहा, कुछ भी लिख दें, जो हो रहा है वो लिख दें। अगर 3 लाख की जगह कुछ और समझ आ रहा है, कुछ और लिख दें, इसके नंबर गए। बस जो यहां लिखा होगा उसके मुताबिक जो आपने डेप्रिसिएशन निकाली होगी उसके मिलेंगे नंबर। तो इसलिए अगर किसी पॉइंट पे फंस जाए तो वो सवाल नहीं छोड़ देना, कुछ भी फिगर रखें और आगे अब उसकी बेस पे जो जो कैलकुलेशन होगी उसके मिलेंगे नंबर। हाँ, तो आपको ना मेहनत के नंबर मिलने हैं कि जो भी वैल्यू देखें, आपके 3 लाख के नंबर कट गए। अब उस 3 लाख के गलत आने से फिगर्स ये सारी गलत हैं, लेकिन ये सारे नंबर नहीं कटेंगे, बस उस 3 लाख के नंबर कट गए। आपने 3 लाख के बजाय 250 निकाल लिया, ये वाले नंबर गए। लेकिन उस 250 को जब यहां लिख के ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, अब वो आंसर से मैच नहीं कर रही है, लेकिन 250 के हिसाब से तो सारी सही है ना। तो इस वर्किंग के अगर 4 नंबर होंगे तो चारों मिलेंगे। कल की थी मैंने कोई बात हमसायों की। अच्छा जी, पड़ोसी के बारे में एक और बात सुन लें। बुखारी 112 सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं है
जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका हमसाया भूखा हो। अच्छा, इसमें ना है जी, वो शख्स मोमिन नहीं है जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका हमसाया भूखा हो। इसको एक और तरह से समझाता हूँ। अगर आप का एक भाई है, सगा भाई, और वो कहीं किसी मुश्किल में गिर गया और आप उसको वहीं गिरा छोड़ के आ गए। अब ये कहा जा रहा है कि भाई तुम तो भाई नहीं हो उसके, तो ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप वाकई भाई नहीं है उसके, लेकिन ये अमल आपका ऐसा गलीज़ घटिया अमल था कि आप भाई होने के हकदार ही नहीं है। यानी आप कैसे भाई हैं भाई? अगर कोई सही भाई हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपने भाई को ऐसे मुश्किल में डाल दे। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो शख्स मोमिन ही नहीं है। यानी एक मोमिन जो काम करे नहीं हो सकता, वो शख्स मोमिन नहीं है जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका हमसाया भूखा रहे। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करें? वैसे तो किसी इलाके में जैसे लोग रह रहे होते हैं तकरीबन सब आसपास के वैसे ही होते हैं, क्योंकि बहुत अपर क्लास है तो उनका इलाका ही अलग है, झुग्गियों वाले उनका इलाका अलग है। तो प्रैक्टिकली ये तो अब नहीं होता कि एक बहुत अमीर घराना है और 7 झुग्गी वाले हैं, ये तो बहुत कम होगा। तकरीबन मिलते जुलते लोग रह रहे होते हैं। अच्छा, अब ये कैसे पता चले कि वो भूखा है? पता चलाया जा सकता है, सलाम दुआ हो, अच्छे ताल्लुकात हो तो आइडिया हो जाता है। गपशप में पता चल जाता है कि जॉबलेस है आजकल, आइडिया हो जाता है। फिर जॉबलेस है और कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, अब उस जाके उससे रोज़ पूछें कि भाई आज खाना खाया? नहीं। गरीब हो तुम, ये लो हमसे खाना ले लो? नहीं। रोज़ ऐसे ही हर दूसरे दिन कि वो हमने ये चीज़ पकाई थी, चलें आपके लिए भी ले आए। अब इस तरह से उनको ये एहसास भी दिलाए बगैर, लेकिन ख़ुद से असेस करेंगे कि वो जॉबलेस है तो खरात ख़राब ही होंगे, ऐसी किसी ना किसी बहाने से चीज़ें वहाँ पहुँचा देनी चाहिए। तो इस तरह से ना ये चीज़ें कवर की जा सकती हैं। ठीक है जी, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।